दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कोई भी लोकतंत्र तब स्वस्थ होता है जब उसकी रगों में हर तरह के विचार दौड़ते हैं और वो विचार संवाद में भी बदल पाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन अच्छा रहा क्योंकि संसद में आज दो बड़े मुद्दों पर बहस हुई है, चर्चा हुई। एक बहस वंदे मातरम पर थी, कल लोकसभा में शुरू हुई थी और आज राज्यसभा में भी हुई। इसमें मुख्य मुकाबला गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में था। इनके अलावा भी कई सांसद रहे। दूसरी बहस चुनाव सुधार पर लोकसभा में हुई। विषय को नाम भले ही चुनाव सुधार दे दिया, पर विपक्ष वही बोला जो उसे बोलना था। पूरे वक्त चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे कि विपक्ष के वोट वो चुरा रहा है। तो सबसे पहले बात चुनाव सुधार की ही कर लेते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के काफी पहले से ही विपक्ष वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बना रहा है। दावे, खुलासे और संसद में चर्चा की मांग कर रहा था और अंततः आज चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी शब्द के जनक हैं। ये नैरेटिव उन्होंने ही गढ़ा था। बिहार चुनाव के दौरान तीन वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिए थे। हर एक को हाइड्रोजन बम से कम नहीं बताया था। देश को अनुमान था कि राहुल चौथा हाइड्रोजन बम आज की चर्चा में ही फोड़ेंगे। जरूर कोई नया आरोप लगाकर या बड़ा खुलासा करके वो खलबली मचा देंगे, लेकिन राहुल गांधी के चाहने वाले उनसे आज भयंकर निराश हुए हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो वहां राहुल गांधी की प्रियंका गांधी से ही तुलना चल रही है। भाई बहन के सोशल खेमे बने हुए हैं। लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा ही बोलना था तो इससे ज्यादा अच्छा था वो बोलते ही नहीं। यहां भी प्रियंका गांधी से बुलवा लेते जैसे कल वंदे मातरम की डिबेट में उनकी ओर से बुलवाया गया था। चर्चा करते हुए तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं आज चुनाव सुधार पर चर्चा में राहुल की रेटिंग आखिर क्यों गिरी दिखी। 5 बड़ी वजहें उसके निकलकर सामने आई हैं। राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत खुद ना करके मनीष तिवारी से करवाई। राहुल गांधी वक्ताओं के क्रम में 9वें नंबर पर बोलने के लिए आए। राहुल 28 मिनट बोले, इसमें भी 13 मिनट सिर्फ उन्होंने भूमिका बनाई। राहुल गांधी के आरोपों में ना नयापन था, ना ही नए तथ्य थे। राहुल पूरे वक्त अंग्रेजी में बोले, हिंदी भाषी समर्थक बोर हो गए। राहुल गांधी का पूरा फोकस बीजेपी और चुनाव आयोग को वोट चोर बताने में और इस प्रसंग में जैसे तैसे आरएसएस को भी घसीटने पर लगा रहा। उन्हें स्पीकर और सरकार ने टोका कि आप असल मुद्दे पर कब आएंगे। देखिए, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम इस हाउस का नाम एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। The discussion that one second. The discussion is about the vote and electoral. सर, मुझे बोलने नहीं। एक मिनट। सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। दरअसल राहुल गांधी से 2 दुर्घटनाएं हुई। एक तो विषय पर देर से आने से भाषण में खरत नहीं थी और दूसरी दुर्घटना वो अपने संसदीय व्यवहार से कर बैठे। आपको याद होगा 2 जुलाई 2024 को राहुल गांधी संसद में अभय मुद्रा बता रहे थे।
जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें डिस्प्ले करने पर स्पीकर ने उन्हें फटकारा था। आज फिर वही हुआ। जैसे ही राहुल गांधी ने ब्राजील की उस लड़की का जिक्र किया जिसके हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार नाम थे, वैसे ही उनके पीछे बैठे कांग्रेस सांसद उस लड़की की A4 साइज तस्वीरें दिखाने लगे, मानो पहले से तय था। जैसे ही राहुल उसका जिक्र करेंगे वैसे ही तस्वीरें डिस्प्ले कर दी जाएंगी। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फिर संसदीय उपदेश दिया। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। और इस टोका टाकी के बाद राहुल गांधी विषय पर आए और बात के 15 मिनट में भी ज्यादा वक्त आरोप लगाने में लेने के बाद उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग से 3 सवाल किए और उसके बाद 3 सुझाव भी दिए। I want to ask 3 questions first. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Second question, in December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? और इन 3 सवालों के बाद राहुल ने जो 3 सुझाव दिए वो भी अब जरा देख लीजिए। पहला सुझाव था वोटिंग से 1 महीने पहले मतदाता को वोटर लिस्ट दिखाएं। दूसरा सुझाव सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की इजाजत वाला कानून हटाएं। और तीसरा सुझाव रहा ईवीएम विशेषज्ञों को दिखाएं, सुनिश्चित किया जाए कि गड़बड़ी नहीं है। अब यहां ईवीएम वाली जो बात है, चुनाव आयोग पहले ही उसमें टैंपरिंग की चुनौती दे चुका है, जिसे कांग्रेस समेत किसी विपक्षी दल ने नहीं स्वीकारा था। सुप्रीम कोर्ट पर विपक्ष की कई दलीलें भी ठुकराई जा चुकी हैं। चर्चा में राहुल गांधी से बेहतर परफॉर्मेंस विपक्ष के दूसरे नेताओं की रही। मनीष तिवारी संवैधानिक और कानूनी पक्ष पर बोले। अखिलेश यादव ने 22 मिनट यूपी पर फोकस रखा। बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया, कई मीन मेख भी गिनाए। लेकिन एसआईआर को एक तरह से एनआरसी बताने वाली बात उधार की थी। ममता और वैसी पहले ही इसे कई बार एनआरसी बता चुके हैं। हालांकि सत्ता पक्ष से निशिकांत दुबे ने भी बहुत भारी भरकम रिसर्च के साथ इस पूरे मामले का जवाब दिया। देखिए। ये एसआईआर बंद। If कोई there is no provision in law which allows the SIR to go in. मानिए प्लीज मानिए। When you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति। ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है। एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। पेपर बैलेट में करा लीजिएगा चुनाव। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहाँ काहे के लिए बहस कर रहे हैं? जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं,
और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है। अध्यक्ष जी, शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधारने वाले नहीं है, ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे। तो आपने बहुत कम ही सही लेकिन दोनों पक्षों को सुन लिया। कुल मिलाकर चुनाव सुधार पर संसद में आज की चर्चा का सार निकालें तो विपक्ष ने 4 साझा मांगे उठाई हैं। पहली, एसआईआर असंवैधानिक है, इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। दूसरी, ईवीएम बैन करके फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग शुरू करवाई जाए। तीसरी, सीईसी चयन में सीजेआई भी हों, एक विपक्षी नेता भी बढ़े। और चौथी है कि चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर रोकने के लिए कानून बने। चुनाव से पहले कैश ट्रांसफर पर कानूनी रोक की मांग, ये नई मांग आज उठी। विपक्ष में साफ बेचैनी दिखी कि बिहार का 10-10 हजार का कैश ट्रांसफर कहीं ट्रेंड ना बन जाए, क्योंकि आगे बंगाल समेत 6 विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्य में होने हैं। फ्रीबीज पर अदालतें चिंता जताती रही हैं, पर चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ये संसद का विषय है। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि जिस राज्य में चुनाव हो वहां सरकार चुनाव के 1 साल पहले से कोई घोषणा ना कर पाए। कुल मिलाकर आज की चर्चा किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। विपक्ष आरोप पर कायम रहा कि सरकार और चुनाव आयोग के मन में चोर है। वहीं सत्ता पक्ष भी डटा हुआ है कि विपक्ष दिशाहीन और पथभ्रष्ट है। वो चाहता है फिर बैलेट पेपर आ जाए ताकि बूथ लूट की जा सके। चुनाव सुधार पर यह चुनावी चर्चा कल भी जारी रहेगी। क्योंकि बहस चुनाव सुधार पर है तो अब आपको एसआईआर पर यूपी की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जानकारी आ रही है कि यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कट सकते हैं। इसके अंदर की खबर यह भी है कि यूपी में जिन वोटरों के 2-2 जगह नाम हैं, वो शहरों से अपने नाम कटवा रहे हैं और गांव की वोटर लिस्ट में अपने नाम रख रहे हैं। इससे बीजेपी में ही खलबली मच गई है। तस्वीर नंबर 1, मुरादाबाद में सीएम योगी। तस्वीर नंबर 2, उन्नाव में केशव प्रसाद मौर्य। तस्वीर नंबर 3, रायबरेली में ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 3 सबसे बड़े चेहरे इन दिनों वोटर लिस्ट प्रक्रिया को लेकर खुद से मोर्चा संभाले हुए हैं। तीनों मैदान में उतरकर खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के 5 जिलों के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की तो उससे एक दिन पहले वो अलीगढ़ में थे। वहां भी बैठक करके एसआईआर को लेकर चल रहे पार्टी के परफॉर्मेंस की समीक्षा की। पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए गए। एसआईआर का काम चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो अपने मंडल में जो डबल वोट थे वो डबल वोट ना हो, और जो पात्र वोटर है हमारा जी सही वोटर है उसका वोट बनना चाहिए, उसका फॉर्म भरना चाहिए। इस सबको लेकर ही समीक्षा बैठक की थी। गाजियाबाद, झांसी, बरेली, बाराबंकी ही नहीं, आखिरी ओवर में बीजेपी का नेतृत्व मानो हर जिले में पहुंचना चाहता है। असल में कहानी ये है कि शहरों से एसआईआर को लेकर जो एएसडी रिपोर्ट पार्टी को मिली है, उसके बाद नेतृत्व को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। एएसडी का मतलब अपसेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर से है। कहा जा रहा है कि जिन वोटरों के नाम 2 जगह दर्ज हैं, उनमें से ज्यादातर वोटर अपना नाम शहरी क्षेत्र से हटवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में करवा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि इलाहाबाद शहरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 1.5 लाख से ज्यादा एएसडी वोटर मिले हैं। जबकि यूपी ही नहीं, देश के ज्यादातर इलाकों में शहरी वोटरों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। माना जा रहा है कि इसे ही दुरुस्त करने के लिए बीजेपी का टॉप लीडरशिप मैदान में खुद उतर आया है। 2024 में 17 में से 12 शहरी लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती थी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में
86 में से 65 शहरी विधानसभा सीट बीजेपी के पास गई थी। 17 के 17 मेयर यूपी में बीजेपी के जीते थे। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और जमीन से जुड़े मामलों की वजह से शहरी वोटर गांव की वोटर लिस्ट में नाम रखना बेहतर मान रहा है। इस वक्त बीजेपी के लिए यही बड़ी चुनौती का सवाल है, जिससे निपटने में पूरा नेतृत्व हफ्ते भर से ताकर झोंके हुए हैं। तो एसआईआर को लेकर सबकी अपनी अपनी चिंता है। आगे बढ़ते हुए अब संसद की दूसरी चर्चा पर आ जाते हैं। वंदे मातरम पर चर्चा का आज दूसरा दिन था। कल लोकसभा में रात तक चर्चा चली थी। आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत की। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा शुरू की थी। पक्ष विपक्ष के 66 सांसदों ने कल की चर्चा में हिस्सा लिया। कुल 11 घंटे 45 मिनट तक वंदे मातरम पर बहस हुई। आज राज्यसभा की बारी थी, जहां हंगामे और शोर शराबे के बीच चर्चा जारी रही। हंगामा क्यों हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए चर्चा शुरू करते हुए गृह मंत्री ने कौन सी 3 बड़ी बातें आज कही हैं। पहली बात तो यह है कि गृह मंत्री ने इस चर्चा को चुनाव से जोड़े जाने को गलत बताया। अमित शाह ने जो दूसरी बड़ी बात कही वो ये है कि वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। और तीसरी बात यह कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, जो बंटवारे की वजह बना। कल लोकसभा में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम की चर्चा को चुनाव से जोड़ा था और आरोप लगाया था कि बंगाल में चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करवा रही है। इसका जवाब आज गृह मंत्री की ओर से दिया गया है। सबसे पहले सुनाते हैं गृह मंत्री ने किन शब्दों में इन आरोपों का खंडन किया। कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। इसलिए जिनको आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। गृह मंत्री ने करीब 43 मिनट तक राज्यसभा में अपनी बात रखी। अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामे का माहौल बना रहा। इसके बाद बारी आई राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे ने खड़े होते ही वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू कर दिया। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू कर। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। इसके बाद खड़गे ने गृह मंत्री के आरोपों पर जवाब दिए। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी पर ही सवाल दागे। यहां तक तो हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ कार्यवाही सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन जैसे ही खड़गे ने वंदे मातरम की चर्चा को भारत पाकिस्तान युद्ध की तरफ मोड़ते हुए सीज फायर पर ट्रंप की कथित क्रेडिट का मुद्दा उठा दिया तो सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए। इस दौरान करीब 20 मिनट तक हंगामा होता रहा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम को छोड़कर कभी दलितों पर अत्याचार की बात करने लगते तो कभी इंटरनेशनल रिलेशन का जिक्र छेड़ देते। खड़गे ने जो कुछ कहा उसे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस वजह से राज्यसभा का माहौल काफी देर तक गरमाया रहा।
आपको पहले भी जनहित में जानकारी दे चुके हैं। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस गीत के 150 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इसका राष्ट्रव्यापी उत्सव मना रही है। अब इसे आप सहयोग कह सकते हैं कि इसी दौरान बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये तो इस बहस का एक पहलू है। दूसरा पहलू है इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखा जाना। बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े किए गए और इसके संपूर्ण स्वरूप को राष्ट्रगीत के रूप में नहीं अपनाया गया। बीजेपी के इस थ्योरी को देश के मुस्लिम नेता और जानकार आगे बढ़ाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा है कि इस्लाम इसे कभी कबूल नहीं कर सकता। मदनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। वतन से प्रेम करना अलग बात है, उसकी पूजा करना अलग बात। हम एक खुदा को मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं, न किसी के आगे सजदा करते हैं। हमें मर जाना स्वीकार्य है, लेकिन खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी स्वीकार नहीं है। मदनी ने जो कहा उसी तरह की बातें कल संसद में चर्चा के दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही थी। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? अब सवाल यह है कि वंदे मातरम का मुस्लिम समाज इस वक्त विरोध क्यों कर रहा है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से मांग हो रही है कि वंदे मातरम का गान अनिवार्य कर दिया जाए, साथ ही इसका विरोध और बहिष्कार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बंगाल के चुनावी माहौल में यह मुद्दा ध्रुवीकरण की सियासत को धार दे रहा है। मदनी का अगला पोस्ट है, वो पोस्ट कहते हैं कि अगर चलाना हो तो चला सकते हैं। आपको बताते चले मदनी की ओर से जो पोस्ट बार बार किए जा रहे हैं उसमें इस बात की चर्चा की जा रही है स्पष्ट तौर पर, जिसमें वो इस बात पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, इसके बजाय हम मरना पसंद करेंगे। इसको लेकर अब देश की सियासत में अलग तरह की बहस ने जन्म ले लिया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह जब बोल रहे थे तब उन्होंने विपक्ष के कई नेताओं पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। तब कांग्रेस की ओर से उन नेताओं का नाम बताने की मांग की गई थी, जिसे गृहमंत्री ने शाम तक का वक्त लेकर सभापति को देने और रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग की थी। गृहमंत्री ने उन नेताओं के नाम सभापति को भेज दिए। इसमें पहले नंबर पर इमरान मसूद का नाम है, जो कांग्रेस के सांसद हैं। 8 दिसंबर को धार्मिक आस्था का हवाला देकर वंदे मातरम नहीं गाने का आरोप आपको बताते चले इमरान मसूद के ऊपर लगाया गया है। दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद मेहंदी है, जिन्होंने कहा कि उनके लिए यह संभव ही नहीं है। 2019 में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वंदे मातरम गाने से मना किया था। 2025 में उनके सांसद पोते जियाउर रहमान ने दादा के रुख का समर्थन किया। 2018 में कांग्रेस की रैली के दौरान एक ही लाइन गाकर वंदे मातरम खत्म कर दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कुल 9 घटनाओं का जिक्र करते हुए उनके बाकायदा लिंक के साथ सभापति को वंदे मातरम का अपमान करने वालों के नाम भेज दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब वंदे मातरम पर ये जो सियासी चर्चा शुरू हुई है, ये कहां पर जाकर किस रूप में खत्म होगी? ब्लेम ग्लेम की सियासत है, लेकिन इन सब के बीच ये कम से कम अच्छी बात है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का संदेश संसद से बाहर जा रहा है, वो कम से कम हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ज्ञानवर्धक भी शामिल होगा। और यकीनन राष्ट्रगीत जो देश के हर देशवासी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, उस पर कौन गर्व नहीं कर रहा है, वो चेहरे भी सामने आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड में सिस्टम की घोर लापरवाही की खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। शनिवार रात को गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 25 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इन मौतों के जिम्मेदार नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को अब तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहां हैं?
वो कानून के लंबे हाथों से बहुत दूर थाईलैंड के फुकेट में है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। गोवा के जिस बिर्च नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी, ये उसी नाइट क्लब का मालिक सौरभ लूथरा है, जिसने इस तस्वीर के साथ लिखा गहरा दुख, लेकिन फुकेट से। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े अग्निकांड के सबसे बड़े गुनहगार आखिर वो थाईलैंड कैसे पहुंच गया? ये जानकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। सौरभ और गौरव लूथरा घटना के फौरन बाद रात के अंधेरे में जिस फ्लाइट से देश छोड़कर भागे, वो उसी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट थी जिसकी 4,500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं और आम लोग एयरपोर्ट पर धक्के खा रहे हैं। लेकिन लूथरा ब्रदर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट उड़ने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी। अब ये कैसे हुआ, इसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए कि आज गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब पर गोवा सरकार ने बुलडोजर एक्शन कर दिया है। जिस नाइट क्लब में शनिवार रात को आग लगी थी उसे सील किया गया, जबकि लूथरा ब्रदर्स के गोवा में ही एक और नाइट क्लब रोमियो लेन क्लब पर बुलडोजर चला है, क्योंकि गोवा के प्रशासन को 25 लोगों की मौत के बाद पता चला कि नाइट क्लब का लाइसेंस तो पिछले साल ही खत्म हो चुका था। नाइट क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं थी। क्लब को ढाए जाने के आदेश भी जारी हो रखे थे, जिस पर अधिकारियों ने रोक लगा दी थी। सोचिए गोवा प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है। पिछले साल ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? यानी आग का गोला बनकर 25 लोगों को निगल लेने वाला नाइट क्लब उसके मालिकों और सरकारी सिस्टम की पार्टनरशिप में चल रहा था। लोग कह रहे हैं शायद इसी पार्टनरशिप की वजह से नाइट क्लब के मालिक आग लगने के कुछ ही घंटों के अंदर भारत से फरार हो गए। मुंबई हवाई अड्डे के इमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक सौरभ और गौरव लूथरा रविवार सुबह करीब 10:30 बजे थाईलैंड के फुकेट के लिए 5:30 बजे, माफ कीजिएगा, रविवार सुबह 5:30 बजे फुकेट के लिए उन्होंने उड़ान भरी। दोनों ने इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1073 से फुकेट के लिए उड़ान भरी थी। अब आप सोचिए, गोवा में नाइट क्लब में आग करीब 11:15 बजे के आसपास लगी। इसके बाद सौरभ और गौरव लूथरा गोवा से मुंबई पहुंचे। मुंबई से फ्लाइट पकड़कर देश से भाग गए और ये सब सिर्फ 5 घंटे के अंदर हो गया। अब सवाल यह है, सब इत्तेफाक था या सिस्टम की, प्रशासन की मेहरबानी? क्योंकि जब इंडिगो की फ्लाइटें धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं, तब थाईलैंड की इंडिगो फ्लाइट टाइम पर उड़ी। इंडिगो की फ्लाइट में लूथरा ब्रदर्स को एन वक्त पर कंफर्म टिकट भी मिल गया। दोनों भाइयों ने गोवा से एकदम टाइम पर पहुंचकर मुंबई से अपनी फ्लाइट भी पकड़ ली, टेक ऑफ कर गई। लोग कह रहे हैं कि जो लूथरा ब्रदर्स गोवा में अवैध नाइट क्लब चला सकते हैं, उन्हें हादसे के तुरंत बाद वीवीआईपी प्रोटोकॉल देकर देश से भगा देना आखिर कौन सी बड़ी बात है? न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहां के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। सिस्टम पर सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि जिस तरह से हादसे के फौरन बाद सौरभ और गौरव लूथरा बड़ी आसानी से इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर कानून की पकड़ से भाग गए, ये सिस्टम की सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा और पूरा सिस्टम अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। गोवा पुलिस ने सीबीआई के इंटरपोल डिवीजन से संपर्क कर दोनों की तलाश तेज कर दी है। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के जरिए लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश की जा रही है कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत वापस लाया जा सके, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि थाईलैंड से उन्हें वापस लाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वहां से किसी और देश भी भाग सकते हैं। इन सबके बीच गोवा सरकार ने नाइट क्लब में आग लगने की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन आग लगने के 5 घंटे के अंदर लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर फरार हो गए। क्या इसकी जांच कराई जाएगी कि उनकी फरारी में मदद किन किन लोगों ने की है? इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब खबर उत्तर प्रदेश की, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश से निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ 4D एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है।
जिसमें पहला डी है डिटेक्ट, यानी घुसपैठियों की पहचान करना, डिटेक्ट करना। दूसरा डी डिलीट, यानी घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्रों जैसे आधार और वोटर कार्ड को रद्द करना। और तीसरा डी है डिटेंशन, यानी घुसपैठियों को हिरासत में लेना, उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज देना। और चौथा डी है डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को देश से निकालना, उनके देश उन्हें वापस भेजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस 4D एक्शन प्लान के ब्लूप्रिंट और ग्राउंड वर्क पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। याद करना, ये लोग आएंगे पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यूपी का पूरा सरकारी अमला युद्ध स्तर पर जुटा है। योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 17 नगर निकायों में घुसपैठियों को डिटेक्ट यानी पहचानने का काम चल रहा है, जहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की जांच पड़ताल की जा रही है। सभी जिलों में संदिग्धों की वेरिफिकेशन चल रही है। झुग्गियों और सफाई कर्मियों पर विशेष फोकस है। लखनऊ में तो खुद मेयर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी लोगों को बांट रही है, जिसमें लोगों से संदिग्ध घुसपैठियों के बारे में सरकार को जानकारी देने की बात लिखी है। इस पे मैं लगातार काम कर रही हूँ और मैं देश हित में अपने शहर से बांग्लादेशियों को बाहर कर रही हूँ और 1 साल से लगातार मैं चलती आई हूँ। कल महाराज जी की चिट्ठी आई है, तो ये चिट्ठी मैंने प्रिंट करके घर घर में ये चिट्ठी भिजवाऊंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान के साथ ही उनके नाम सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से डिलीट करने का काम भी प्रगति पर है, जिसके लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी योगी सरकार। पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी, फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट से बनेगी प्रोफाइलिंग। हाईटेक सिस्टम बताएगा कि कब से छुप कर रह रहे थे घुसपैठिए। फर्जी पहचान पत्रों की हाईटेक स्कैनिंग होगी, हर रिकॉर्ड चेक होगा। इसका मकसद यूपी में छिपकर रह रहे घुसपैठियों को पहचान करके उनकी असली पहचान का सरकारी रिकॉर्ड तैयार करना है। डिटेक्ट और डिलीट के बाद शुरू होगा 4D एक्शन प्लान का तीसरा डी, यानी डिटेंशन, यानी पहचाने गए घुसपैठियों को जेल में डालने का काम, जिसके लिए यूपी के सभी 17 निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल भी रिलीज हो चुका है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें से हर एक डिटेंशन सेंटर में लगभग 15,000 लोगों की क्षमता। डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, 24/7 निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरे होंगे, ताकि एक भी घुसपैठिया ना बच पाए और ना भाग पाए। एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और इस अभियान का अच्छा प्रभाव होगा आने वाले समय में। घुसपैठिया मुक्त भारत, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। यूपी में घुसपैठियों को पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर होगी 4D एक्शन प्लान के चौथे डी की शुरुआत, यानी यूपी से घुसपैठियों का डिपोर्टेशन। यूपी में पकड़े जाने के बाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की नेगेटिव लिस्ट तैयार की जाएगी। इस नेगेटिव लिस्ट में शामिल घुसपैठियों को वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। इस लिस्ट को सभी राज्य सरकारों के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि घुसपैठियों की दोबारा एंट्री नामुमकिन हो जाए। घुसपैठियों के खिलाफ ये देश का पहला फुल प्रूफ प्लान है, जिसे यूपी में लागू किया गया है, जिसका रिजल्ट मिलना भी शुरू हो चुका है। अकेले लखनऊ में 50,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान का दावा किया गया है। इस ड्राइव से डरकर पूरे उत्तर प्रदेश से 545 सफाई कर्मियों के गायब होने की रिपोर्ट है, जिनके संदिग्ध घुसपैठिया होने का शक है। अकेले मेरठ में 6500 से ज्यादा घुसपैठियों को चिन्हित करने का दावा किया गया है। लेकिन इन दावों के बीच घुसपैठियों पर एक्शन से यूपी में विपक्ष भी एक्शन में आ गया है। बड़े पैमाने पर वोट काटने की साजिश है। जिस समय फाइनल वोटर लिस्ट बनकर के आएगी, बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे जाएंगे। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और राजनीति दोनों साथ साथ चल रही हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, जो वो अक्सर सामने रखते रहते हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे।
और अब वीडियो ऑफ द डे। आज गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो छाया हुआ है। वीडियो में अमित शाह संसद भवन की कैंटीन में दिखाई दे रहे हैं और पूरी सब्जी का स्वाद ले रहे हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और लोकसभा सांसद अनिल बलूनी भी उनके साथ खाने की टेबल पर मौजूद थे। यह अनौपचारिक लंच सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब आज का जनहित मंत्र। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिल के रास्ते साफ करने के लिए भी आते हैं। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।